दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है और आज के सेशन में बेटा हम करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट सेकंड और बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम ही मैं आपको कराने लग रहा हूँ। तो इस सेशन में मैं आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें कराने वाला हूँ। इस सेशन में बेसिकली हम बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस मतलब फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में बेसिकली जानेंगे, नोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन सभी बातों पर बेटा मैंने चर्चा करी थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन जैसे नाक से स्टार्ट होता है, नोज में घुसती है हवा, फिर फेरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स में जाती है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हवा है बेटा वो कहाँ जाती है, नाक में, है ना। सबसे पहले एयर कहाँ घुसती है, नाक में घुसती है, नेजल कैविटी में घुसती है, नोज में आती है। ठीक है, नोज से फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स में जाती है। अगर आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने 3 फेरिंग्स आपको पढ़ाए होंगे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। 3 फेरिंग्स होते हैं। जो नाक के पीछे वाला हिस्सा होता है नेजोफेरिंग्स होता है, मुंह के पीछे वाला हिस्सा ओरोफेरिंग्स और नीचे ये लैरिंग्स के ऊपर वाला हिस्सा लैरिंगोफेरिंग्स होता है। इसके बाद लैरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा विंड पाइप में हमारी हवा कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है। श्वास नली में जाती है, कहाँ जाती है बेटा, श्वास नली में जाती है हमारी हवा, श्वास नली में जाती है। श्वास नली से हवा जो है विंड पाइप से होते हुए हवा हमारे, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना, श्वास नली को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी हवा ब्रोंकाई में जाती है, क्योंकि श्वास नली 2 पार्ट में टूट जाती है, बट जाती है दोनों फेफड़ों में। तो जो श्वास नली 2 पार्ट में जो टूटती है उसी को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाइटिस में जाती है या ब्रोंकियोल्स जिसे कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स में जाती है। देन एल्वियोलाई में जाती है, कूपिका में जाती है ना। एल्वियोलाई के बाद ये ब्लड में हवा मिल जाती है, ब्लड कैपिलरीज, है ना, ब्लड कैपिलरीज। तो पूरी हवा नहीं मिलती है ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, जो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है, तो उसमें मिलकर फिर दोबारा वापस। तो ये जो सिस्टम है बेटा, ये जो सारी चीजें हैं, जैसे एल्वियोलाई तक अगर हम बात करें तो ये जो है ये सब लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फेफड़े के अंदर होते हैं। तीनों चीजें जो होती हैं फेफड़ों के अंदर होती हैं और इसके ऊपर वाली जो चीजें होती है फेफड़ों के बाहर होती हैं। ठीक है, तो इस सेशन में मैं ये 3 चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी चीजें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, इस सेशन में आपको नोज पढ़ाएंगे, फेरिंग्स पढ़ाएंगे, लैरिंग्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और सारी चीजें हम फिर बाद में देखने वाले हैं। ओके, तो चीजों को स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रेस्पिरेशन सिस्टम बताया था, सिंपल रेस्पिरेशन क्या होता है। अब मैं इस सेशन से ये बताने वाला हूँ कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उस चीज को समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, नाक से फिर चीजें स्टार्ट करेंगे। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस में वो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। एंडोडर्मल का मतलब होता है कि आंतरिक क्रिया होती है, ऐसा नहीं कि बाहर से रेस्पिरेशन होगा। जैसे जर्म लेयर होती है, एंडोडर्मल है ना, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, ये जर्म लेयर होती हैं। ठीक है, बॉडी की किसी भी बॉडी कैविटी की जर्म लेयर होती हैं और उससे कुछ चीजें डराइव्ड होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो जो सबसे आंतरिक लेयर है वो एंडोडर्मल कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो आप बेटा। ये हो गए 3 लेयर जैसे मैंने बताई। ठीक है, तो ये अंदर वाली लेयर जो होगी वो एंडोडर्मल होगी। तो कुछ पार्ट जो होता है एंडोडर्मल होता है। ठीक है, बीच वाला जो होता है वो मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्मल। और जो बाहर वाला पार्ट होता है वो एक्टोडर्मल होता है। क्या होता है भाई, एक्टोडर्मल होता है। दीज आर द जर्म लेयर। इस पर हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये जितने भी जीवित प्राणी हैं सब में यही जर्म लेयर होती है। ठीक है, ज्यादातर में यही जर्म लेयर होती है, इसी से सारी लेयर्स डराइव्ड हैं। तो कई बॉडी में क्या होता है कि जैसे लंग्स हमारे अंदर एंडोडर्मल है ना, एंडोडर्मल लेयर से ऑरिजिनेट हुए, क्योंकि जब बच्चा बनता है तो 3 लेयर बनते हैं स्टार्टिंग में, है ना, एक्टो, मीजो और एंडो। जब माँ के गर्भ में कोई भी बच्चे का विकास होता है तो कुछ ऑर्गेन ऐसे होते हैं जो एंडोडर्मल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो मीजोडर्मल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टोडर्मल होते हैं, जो बाहरी लेयर से निकलते हैं।
बात आई समझ में आपको? ठीक है, तो इस पे हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, बस ये बातें आप समझ लो यहाँ पर। तो जो रेस्पिरेटरी ह्यूमंस के अंदर होता है वो एंडोडर्मल होता है। ठीक है, देखो भाई, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पूरा कंटेंट आप ढंग से पढ़ लो। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठोगे जिसमें साइंस आती है, अच्छे लेवल की साइंस जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो, उससे बाहर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ कंडक्ट पोर्शन, रेस्पिरेटरी पोर्शन, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक कंडक्टिंग पोर्शन है, एक रेस्पिरेटरी पोर्शन है। कंडक्टिंग पोर्शन मतलब क्या है, एक रास्ता दे दिया भैया, हवा घुस गई, रास्ता दे दिया, रास्ता जा रहा है जा रहा है जा रहा है। रेस्पिरेटरी पोर्शन मतलब जो फंक्शन क्रिएट कर रहा है, उस हवा के साथ जो खेल रहा है भैया, उसे रेस्पिरेटरी पोर्शन हम कह देंगे। ठीक है, तो कंडक्टिंग पोर्शन क्या होता है, एक पैसेज होता है ना, पैसेज वे होता है जिससे हवा जाती है ना, हवा जाती है, गर्म होते हुए हवा जाती है। जैसे नाक वगैरह जो हो गया, नाक हो गया, फेरिंग्स हो गए, लैरिंग्स हो गए, ट्रैकिया हो गई, विंड पाइप जो हो गई, ये सब जो है ये कंडक्टिंग पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे नेजोफेरिंग्स है ना, इवन नाक भी, जो नोज भी है वो भी कंडक्टिंग पोर्शन में आता है। लैरिंग्स हो गई, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई होगी, ब्रोंकियोल्स हो गया, ये सब जो है वो कंडक्टिंग पोर्शन है। रेस्पिरेटरी पोर्शन में एल्वुलाई आती हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली एल्वुलर डक्ट्स आते हैं, एल्वुलाई आती हैं। ठीक है, दीज आर द रेस्पिरेटरी पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर जो एल्वुलाई होती है ना वो गुब्बारे की तरह होती हैं, है ना। एल्वुलाई जो होती है बेटा ना, ये एक एल्वुलाई का, बहुत सारी एल्वुलाई हमारे फेफड़ों में होती है। तो एल्वुलाई जो होती है, एल्वियोलाई जो होती है बेटा, इट इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें जैसे आया, ठीक है, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। अब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा ब्लड में और CO2 इसमें आ जाता है। तो ये जो एल्वुलाई हैं, इट इज एन रेस्पिरेटरी पोर्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी पोर्शन में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने रेस्पिरेशन का एक कॉन्सेप्ट समझा कि चीज़ें कैसे ड्राइव्ड हैं, कैसे अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, है ना। अब हवा जो कहाँ से घुस रही है, नाक से घुस रही है। हवा जो है वो नाक से घुस रही है, इस बात को जरा समझते हैं। तो हवा बेटा कहाँ से घुसती है, नाक से घुसती है, नोज से। तो सबसे पहले मैं आपको नोज पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने बोला कि इस सेशन में आपको नोज पढ़ाएंगे, फेरिंग्स पढ़ाएंगे और लैरिंग्स पढ़ाएंगे। इन तीन चीजों पे हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो नोज में जैसे नाक में बेटा हवा गई, तो नाक का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। नाक का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा नाक का। जैसे एक पोर्शन में बना रहा हूँ, ये एक पोर्शन हमने बना दिया। ठीक है, तो जैसे नाक में जैसी हवा घुसती है, तो यहाँ आगे आगे क्या होता है बेटा, बाल होते हैं, काले काले बाल हैं, घुघराले बाल, काले काले बाल होते हैं। ठीक है, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द नेजल हेयर्स, दीज आर व्हाट, दीज आर द नेजल हेयर्स। तो कुछ जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे ना, वो इसमें चिपक जाएंगे, नेजल हेयर्स में चिपक जाएंगे। बाकी इस एंट्री को हम वेस्टिब्यूट कहते हैं, याद रखना। अगर इसे प्रॉपर हम बायो ही लेके चलें तो इस एंट्री को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूट कहते हैं। जो जहां से हवा अंदर जा रही है भाई, इस एंट्री को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूट कहते हैं। ठीक है, ये जो एक लाइन मैंने सीधी खींची है, दिस लाइन इज, इट इज कॉल्ड पैलेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आता है कि विच लेयर, है ना, या विच मेम्ब्रेन डिवाइड माउथ कैविटी एंड नेजल कैविटी। जो माउथ कैविटी और नेजल, क्योंकि इसके नीचे तो माउथ है भाई, इसके नीचे जो है ना वो माउथ कैविटी, हमारा मुंह है, ये मुंह है इसके नीचे। तो कौन सी ऐसी लेयर होती है जो नेजल कैविटी और माउथ कैविटी को अलग करती है, वो है पैलेट। पैलेट डिवाइड्स नेजल कैविटी एंड माउथ कैविटी। देखो बेटा, जो भी पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, है ना। इससे बेस्ट नोट नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी। तो पैलेट जो है वो माउथ कैविटी और नेजल कैविटी को बेटा अलग अलग करती है। ठीक है, तो ये जैसे पैलेट हो गया। अब जो आगे वाला जो पैलेट होता है ना बेटा, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है, आगे वाला जो पैलेट होता है, ये हार्ड होता है, तो इसे हार्ड पैलेट कहते हैं। आगे जो होता है वो हार्ड पैलेट होता है, और जो पीछे होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। पीछे वाला जो होता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट।
सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट, दिस इज द इथमॉइड बोन, ये इथमॉइड बोन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इथमॉइड बोन, एथमॉइड, इथमॉइड बोन इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब और अंदर चलते हैं, और अंदर चलते हैं तो यहाँ पर बेटा ये 3 ऐसे टर्बिनेट्स होते हैं, ठीक है, 3 टर्बिनेट्स होते हैं, ठीक है, इसे 3 डायमेंशन देखेंगे तो 3 टर्बिनेट्स होते हैं, दीज आर द टर्बिनेट्स, ये क्या टर्बिनेट्स हैं, ठीक है, ये मत समझना कि इसी यहाँ पे ये अंदर की तरफ है टर्बिनेट्स, ऐसा नहीं कि एक चैम्बर में है, चैम्बर से तो हम अंदर आ चुके हैं भैया, अंदर की तरफ है टर्बिनेट्स, ये 3 टर्बिनेट्स होते हैं, ऊपर वाले को सुपीरियर कहते हैं, फिर मिडिल टर्बिनेट होता है, फिर इंफीरियर टर्बिनेट होता है, 3 टर्बिनेट होते हैं, सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट और इंफीरियर टर्बिनेट, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, इनका सिंपल सा फंडा भैया कि जो भी हवा यहाँ से आ रही है बेटा, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, ठीक है, हवा यहाँ से पास होएगी, तो ये हवा को गर्म करते हैं, वार्म करते हैं ना, हवा को ये क्या करते हैं, वार्म द एयर। तो आप कभी भी मान लो कपालभाति वगैरह करना पसंद करते हो, ठीक है, तो अंदर सांस लो नाक से, और नाक से जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा भाई, हमारे नाक से जो हवा आएगी वो गर्म आएगी, तो एक गर्म करने का काम किसका होता है, टर्बिनेट का होता है, ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया, छोटे मोटे हल्के फुल्के बैक्टीरिया वो मर जाएं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, यहाँ पे कुछ सेंसेशन होती है हमारे, है ना, जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, यहाँ पर होता है सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, हवा मतलब जो भी कैसी स्मेल है वो सब सेंस। बाकी अगर वैसे देखें तो ये आगे कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, ये वाला हिस्सा जो है पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। हमारी नाक के अंदर 2 हड्डियां होती हैं, याद रखना, हमारी नाक के अंदर कितनी बोन्स होती हैं बेटा, 2 बोन्स होते हैं। तो बेसिकली एक पैसेज है, यहाँ से गुजर गई। अब इसके पीछे वाला जो हिस्सा वो नेजोफेरिंग्स का है, ठीक है। तो नाक के बारे में आप चीजें समझ गए होगे। तो देखो बेटा, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है ना, ये जो बाहर वाली नॉस्ट्रिल्स हैं इनका एक पेयर होता है, ठीक है, लीड्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, है ना, नेजल चैम्बर से होते हुए नेजल पैसेज में जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेजल चैम्बर ओपन इनटू नेजोफेरिंग्स, जो नेजल चैम्बर वो नेजोफेरिंग्स में ओपन होता है। ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो नेजोफेरिंग्स का है। अगर मैं ये थोड़ा रफ कर दूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, ठीक है। अगर इसको हम रफ कर दें थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला पीछे वाला हिस्सा जो है ये नेजोफेरिंग्स है, दिस इज द नेजोफेरिंग्स, है ना। तो पीछे वाला हिस्सा जो नेजोफेरिंग्स होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे जीभ है, ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी, ये नाक है, ये प्रॉपर आपको नाक ये दिख रही होगी, नाक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से चीजें गई, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा है, ठीक है, इसी को हम बेसिकली टर्बिनेट कहते हैं, कॉन्चा को ही हम कंचा में समझ लेना, कॉन्चा है, कॉन्चा मतलब टर्बिनेट का एक दूसरा नाम समझ सकते हो। तो अंदर वाला कॉन्चा यहाँ दिखा रखा है इन्फीरियर, 3 कॉन्चे होते हैं या 3 टर्बिनेट होते हैं, ऊपर वाले को सुपीरियर टर्बिनेट जो हवा को गर्म करते हैं, याद रखना हवा को गर्म कौन करता है, टर्बिनेट। देखो नाक से 2 ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेटिव आते हैं, एक पैलेट का और एक टर्बिनेट का, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। अब हवा जैसे इस नाक से होते हुए ऐसे आई, अंदर आएगी, ठीक है भाई, अंदर जब आई, ठीक है, अंदर जब आई तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फेरेंजियल टॉन्सिल होता है, ठीक है। तो ये जो देखो यहाँ से जैसी हवा टर्बिनेट से, ये दीज आर द टर्बिनेट, ऐसे 3 टर्बिनेट होते हैं। तो ये इन टर्बिनेट से जैसी हवा पास होती है तो ये पूरा हिस्सा जो होता है वो नेजोफेरिंग्स का होता है। ये क्या होता है, नेजोफेरिंग्स का होता है, ठीक है। अच्छा और चीजें बताता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये पूरा पार्ट जो है बेटा, दिस इज द पैलेट, दिस इज वॉट पैलेट। तो आगे वाला जो पैलेट है, आगे वाला जो पैलेट है ये हार्ड पैलेट है, आगे वाला जो पैलेट है बेटा ये हार्ड पैलेट है, दिस इज हार्ड पैलेट। और जो पीछे वाला पैलेट है ये सॉफ्ट पैलेट है, कहाँ गया, ये सॉफ्ट पैलेट है, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं।
नेजोफेरिंग्स के नीचे आते हैं तो यहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स आता है, दिस इज द लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स भी इनको कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये कॉमन पैसेज है लैरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि यहाँ से आपका खाना वगैरह आएगा, ओरल कैविटी से खाना आएगा, यहाँ से खाना आएगा और हवा यहीं से आएगी, हवा यहाँ से आएगी। तो खाना और फूड देखो भाई, यहाँ से बेटा खाना आया और यहाँ से हवा ही ऐसे गुजरते हवा आ गई, ठीक है। तो बाकी जैसे ये ट्रैकिया हो गया और ईसोफेगस हो गया, तो फूड जो है बेटा, जैसे ब्लैक वाला लेते हैं, फूड यहाँ एंटर कर जाएगा और ट्रैकिया में जो है एयर एंटर कर जाएगी। तो भोजन और फूड एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पर? फेरिंग्स में काटते हैं, बात आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ मिलती हैं, ठीक है। सो बेटा जो नेजोफेरिंग्स है वो ओपन होता है थ्रू ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, है ना। तो नेजोफेरिंग्स ओपन होता है ग्लॉटिस रीजन से। तो एक जो पार्ट होता है बेटा एपिग्लॉटिस, एक पार्ट होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप के अंदर, भोजन नलिका के अंदर ये एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जैसे ये आपको देख रहे होंगे एपिग्लॉटिस है, तो ये एक कैप की तरह होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप के ऊपर खाना वो एपिग्लॉटिस हो जाता है, चला जाता है, तो खाना विंड पाइप में नहीं जाता है, ठीक है। तो और जब हम सांस लेते हैं तो फिर फूड पाइप की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं, ठीक है। अब देखो ये एंटीरियर स्ट्रक्चर है लैरिंग्स का, ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है। तो लैरिंग्स में आप देखोगे तो बेसिकली कौन कौन से कार्टिलेज यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे एक थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज है ना, एक एरेंटिनॉइड कार्टिलेज है, एक क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ठीक है, और एक ट्रैकियल कार्टिलेज है, ठीक है। तो 4 कार्टिलेज यहाँ देखने को मिलते हैं, थायराइड, एंटीरियरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और ट्रैकियल कार्टिलेज। ये 4 कार्टिलेज यहाँ देखने को मिलते हैं। हमारे गले में एक हड्डी होती है भैया, गले में एक ही हड्डी होती है जिसे हाइयोइड बोन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है गले में कौन सी हड्डी होती है बेटा? हाइयोइड बोन होती है, हाइयोइड। सबसे ज्यादा इलास्टिक हड्डी है भैया, कैसे भी मोड़ लो इस तरह से, है ना, इलास्टिक हड्डी है ना, इजिली, मतलब हड्डी नहीं मुड़ती है, बेसिकली वो टर्न इजिली करवा देती है ना, सबसे ज्यादा टर्न यही चीजें हो रही हैं। तो लैरिंग्स इज कंपोज ऑफ कार्टिलेज, है ना। लैरिंग्स के अंदर क्या क्या होता है? कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जानते हो ना, उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेज आर द सॉफ्ट बोन। स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें आप चीजों को देख लेना। मुलायम हड्डियों कार्टिलेज कहते हैं। लिगामेंट, मसल्स, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ध्वनि डिब्बा, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बात और याद रखना, जैसे जो लैरिंग्स है, ये जो बेटा लैरिंग्स है ना, तो जो मेल का लैरिंग्स होता है, मेल का जो लैरिंग्स होता है उसका साइज बड़ा होता है, उसका साइज जो होता है क्या होता है? बड़ा होता है, लार्जर होता है। और जो फीमेल का लैरिंग्स होता है बेटा, फीमेल का, उसका साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो वो साइज छोटा होने की वजह से उनकी आवाज पतली निकलती है और मेल की आवाज मोटी निकलती है। मेल का लैरिंग्स जो है हमेशा बाहर की तरफ होगा, ऐसे आप देखोगे ना, तो ये बाहर की तरफ जो निकला है लैरिंग्स है। फीमेल में अंदर दबा होता है, वो बाहर की तरफ नहीं निकला होता है। तो ये बाहर की तरफ निकलने की वजह से मेल के लैरिंग्स को, मतलब मेल का जो लैरिंग्स है बेटा, सिर्फ उसको, सबको नहीं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। इधर लिख देता हूं मैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेल के लैरिंग्स को, मेल के लैरिंग्स को बेटा क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। मेल लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से, इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स इनडाइजेस्टेड सॉलिड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो जो इनडाइजेस्टेड सॉलिड है, लिक्विड है, उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसने से बचाता है, ठीक है। बेसिकली बचाने का काम जो है वो एपिग्लॉटिस का है, एपिग्लॉटिस का है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी सिस्टम होते हैं, अगर कुछ चीजें आगे तो ये अपने आप ये जाने नहीं देगा अंदर, लेकिन फिर भी बहुत कुछ
नुकसानदायक भी है भाई। अगर खाना यहाँ फंस गया तो क्या होगा, फिर तो इंसान मर ही जाएगा, है ना, क्योंकि सांस ही अंदर नहीं जाएगा, इंसान मर जाएगा। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस बेसिकली ये प्रिवेंट करता है। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल इन ह्यूमन मेल्स। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, है ना। ह्यूमन मेल के लैरिंग्स को एडम एप्पल कहते हैं। अच्छा, किसी किसी फीमेल का भी ये लैरिंग्स बाहर की तरफ होता है, तो उसमें भी आप देखते होंगे उनकी आवाज मोटी होती है। तो लैरिंग्स का साइज अगर बढ़ जाता है तो मोटा आवाज आने लगती है, और लैरिंग्स का अगर मेल में भी अगर लैरिंग्स का साइज छोटा तो उनकी आवाज पतली होती है। ठीक है, हालांकि वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ड्यूरिंग सैलोइंग जब हम कुछ भी चीज गटकते हैं, अंदर गटकते हैं, तो जो एपिग्लॉटिस होता है बेटा, वो विंड पाइप को ढक लेता है और फिर खाना अंदर जाता है। इसलिए कहते हैं खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए, ताकि हवा भी जाती रहे भाई, है ना। जल्दी जल्दी खाओगे तो हवा ही नहीं जाएगी ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस बिगड़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो जब हम कोई चीज स्वेलो करते हैं, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे ये मान लो बेटा, ये मान लो आपका विंड पाइप है बेटा, दिस इज विंड पाइप एंड दिस इज फूड पाइप। ये हमने मान लिया फूड पाइप है। ठीक है, तो जो जैसे हम जब खाना खाते हैं, ना, अब इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं है मेरे पास, तो हम जब खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ऐसे आ जाता है। ठीक है, और जब हम फूड खा रहे हैं, ना, तो एपिग्लॉटिस विंड पाइप के ऊपर ढक लेता है और खाना अंदर चला जाता है। मतलब जिस टाइम पे हम खाने को अंदर निगल रहे हैं, उस टाइम पे हमारी श्वास की नली, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो, वो श्वास की नली बंद होती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय द इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, है ना। ग्लॉटिस को कवर कर लिया जाता है। ग्लॉटिस जो है विंड पाइप के ऊपर हिस्सा होता है, उसके ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो वो है दिस इज नॉन एज द एपिग्लॉटिस, दिस इज एपिग्लॉटिस, है ना, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, है ना। तो ये लैरिंग्स के अंदर भोजन को जाने से बचाता है। ठीक है भैया, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो एपिग्लॉटिस की बात करें, बिसाइड ऑप्लेग्लॉटिस अदर कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स आर, अब वो मैंने अभी पीछे आपको स्ट्रक्चर में बताया था, थायराइड कार्टिलेज होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट सी शेप्ड कार्टिलेज है। ये आपको शेप याद कर लेनी है। तो जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो सी शेप्ड ऐसे होता है, थायराइड कार्टिलेज सी शेप्ड कार्टिलेज होता है। एक होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, होता है शेप लाइक रिंग, है ना, सिग्नेट रिंग, है ना, रिंग की तरह होता है। एक आर्टिनॉइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, एंटीरियर ऑफ विच कार्टिलेज ऑफ द सेंट्रोनाइज इज अटैच, है ना, जहां पर कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनाइज अटैच होता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर में दिखेगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखो ये है एंट्रीनॉइड कार्टिलेज है, दिस इज एंट्रीनॉइड कार्टिलेज है। ठीक है, तो इसका शेप जो है थोड़ा सा इस टाइप से है ना, फेफड़े की तरह आप देख सकते हो शेप है इसका, कोई बड़ा सा शेप है। क्रिकॉइड कार्टिलेज का शेप ऐसे है, एक रिंग की तरह है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो ट्रैकिया है, अब देखो, लैरिंग्स के बाद जो हवा है वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में, विंड पाइप में जाएगी। तो विंड पाइप में बेटा हवा जाती है ना, तो विंड पाइप के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पे एक शी शेप्ड कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रैकिया हम किसको कहते हैं, विंड पाइप को, श्वास की नली को, है ना, सांस की नली को बेटा ट्रैकिया कहा जाता है। तो ट्रैकिया के ऊपर क्या होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं, सी शेप्ड। ठीक है, जिन्हें हम हाइयोइड कार्टिलेज कहते हैं, हाइयोइड। ठीक है, विंड पाइप स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ठीक है, विच डिवाइड द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो बेटा, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जस्ट मिनट। देखो भाई, अब पहले हवा कहाँ गई, नाक में, हमने नाक के बारे में आपको बताया, फिर फेरिंग्स में गई, मैंने फेरिंग्स के बारे में बताया, नेजोफेरिंग्स वगैरह हमने आपको बताया, है ना, क्योंकि ये पैसेज है, इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है ना। देन फिर इसके बाद हवा जो है लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स के बाद अब हवा कहाँ जा रही है, ट्रैकिया में जा रही है, सांस की नली में जा रही है, विंड पाइप में जा रही है। ट्रैकिया के बाद हवा जो है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में जाएगी। तो जैसे अगर हम बात करें बेटा, हम बात करें ट्रैकिया की, तो विंड पाइप जो होती है ना, जो विंड पाइप होती है, जो श्वास की नली होती है,
जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। तो ट्रैकिया की ऊपरी सतह पर सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, सी शेप्ड रिंग होती हैं, सी शेप्ड रिंग होती हैं, ठीक है, जिसे हाईलाइन कार्टिलेज है ना, ये हाईलाइन कार्टिलेज इन्हें कहा जाता है। दीज आर नॉन एज हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज से बनी होती हैं। ये जो रिंग्स हैं है ना, ये जो हाईलाइन कार्टिलेजेस हैं ट्रैकिया को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ना, गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ट्रैकिया, गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट। इनको क्या देते हैं बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, किसको, ट्रैकिया को, है ना, हमारे विंड पाइप को, सांस की नली को मैकेनिकल सपोर्ट दिया जाता है, किसके द्वारा, हाईलाइन कार्टिलेज के द्वारा। अब ये जो ट्रैकिया है, अब देखो ट्रैकिया यहां तक, ऐसा नहीं कि नीचे तक जा रहा है ट्रैकिया, जो मिड थोरेसिक कैविटी है ना, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो बेटा, जैसे हमारा जो शरीर है वो कुछ कैविटी में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाली जो कैविटी है इसे हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। क्या कहते हैं इसे हम, क्रेनियल कैविटी कहते हैं, सबसे ऊपर वाली कैविटी को, है ना। इसके बाद इस वाले पार्ट को हम बेटा क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में हमारे क्या है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं और दिल है, हमारा हृदय है। क्रेनियल कैविटी में हमारा क्या है बेटा, ब्रेन है, याद रखना। क्रेनियल कैविटी में कपाल गुहा, हिंदी में बोलेंगे कपाल गुहा, इसमें ब्रेन है। और थोरेसिक कैविटी वक्ष गुहा कहा जाता है, इसमें आपका लंग्स हैं, फेफड़े हैं और दिल है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है ये स्टमक वाला हिस्सा आता है ना, जिसमें मतलब स्टमक है, पैंक्रियाज है, लीवर है, उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गन्स हैं। और सबसे नीचे होता है पैल्विक कैविटी, जो नीचे वाला हिस्सा है। तो इस तरह से कैविटी है। अब जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी के जस्ट पीछे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है ना, ये थोरेसिक कैविटी के जस्ट पीछे है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी तो वैसे ऊपर से स्टार्ट है, नीचे तक है ना। तो इसमें इसके पीछे कुछ कॉलम्स होते हैं जिसे हम थोरेसिक कॉलम बोलते हैं। जैसे आप अपने रीढ़ की हड्डी को टच करके किसी की भी देखोगे तो उसमें कॉलम्स दिखाई देंगे, ऐसे इस तरह के। ये रीढ़ की हड्डी बना रहा हूं मैं, तो इसमें बेटा कुछ कॉलम्स होते हैं। तो मैं सारे कॉलम नहीं बताऊंगा अभी सिंपल जो काम के बस वही हम देखेंगे। तो थोरेसिक कॉलम होते हैं, क्या होते हैं बेटा, थोरेसिक कॉलम होते हैं, ठीक है। 5 कॉलम होते हैं। सबसे ऊपर सर्वाइकल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपर सर्वाइकल, फिर थोरेसिक कॉलम आता है, फिर आपका लंबर आता है, फिर सैक्रल आता है, फिर कॉकेजियल आता है। ये 5 तरह के कॉलम होते हैं हमारे वर्टिबल कॉलम कह लो या बैकबोन कह लो, रीढ़ की हड्डी कह लो, किसी भी कह लो, लेकिन हम थोरेसिक कॉलम की बात करेंगे। तो थोरेसिक कॉलम की जो संख्या होती है वो 12 होती है। ये बेसिकली ये जो थोरेसिक कैविटी है इसके जस्ट पीछे होते हैं, ठीक है, इस कैविटी के जस्ट पीछे होते हैं थोरेसिक कैविटी के। तो जैसे कॉलम नंबर जो 5 है, जैसे 1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये जो बेटा विंड पाइप है ना, जो सांस की नली है, ये कॉलम नंबर 5 तक ही आती है, याद रखना। ये जो मैंने ये मैंने क्या बनाया, ये विंड पाइप बनाया है। तो विंड पाइप जो होता है बेटा, ये कॉलम नंबर 5 तक ही आती है। इसके बाद ये सेपरेट ऐसे टूट जाती है 2 पार्ट में, मतलब दोनों फेफड़ों में ये चली जाती है विंड पाइप। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या देखी कि कैविटी कितनी होती है और किस कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। दूसरा हमने देखा कि विंड पाइप कहां तक आती है, ये थोरेसिक कॉलम के कॉलम नंबर 5 के सिधाई पर आती है। जैसे यहां तक आई तो पीछे से आप मेजर करोगे तो कॉलम नंबर 5 तक हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। टोटल थोरेसिक कॉलम कितने होते हैं, 12 होते हैं, टोटल 12 होते हैं। इसी हिसाब से तो 12 पसलियां होती हैं, 12 इधर से निकलती हैं, 12 जैसे दोनों तरफ से पसलियां निकलते हैं ना, पहले कॉलम से इधर से निकली, इधर से निकली, तो 12 थोरेसिक कॉलम से 12 पसलियां निकलकर आगे आके जुड़ जाती है। स्टर्नम जो हड्डी होती है, दोनों फेफड़ों के बीच में एक हड्डी आप टच करके देख सकते हो, उसे स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली बेटा। तो जैसे ये मान लो बेटा विंड पाइप है, दिस इज विंड पाइप या ट्रैकिया जिसे हम कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं, ऐसे सी शेप्ड रिंग्स होती हैं,
ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज कहते हैं। दीज आर मेड बाय द हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, ये ऐसे टूट गया, ऐसे टूट गया, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये एक इस वाले फेफड़े में चला गया, एक इस वाले फेफड़े में चला गया। ब्रोंकाई फिर से ये डिवाइड होते हैं, फेफड़े के अंदर ही डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। तो दीज आर द ब्रोंकियोल्स, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। दीज आर नॉन एज द ब्रोंकियोल्स, इसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, है ना, इन सेगमेंट्स को। एंड देन ब्रोंकियोल्स इज ये 3-4 बार डिवाइड होते हैं, बेसिकली 3 बार ब्रोंकियोल्स डिवाइड होते हैं। फिर एल्वुलाई हो जाती है, एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं। एल्वुलाई जो होता है, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है, एल्वुलाई है। तो यही चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रोंकाई हैं, बेटा, वो रिपीटेड डिवीजन में टूटती हैं, और जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो सबसे थिन टर्मिनल है उसे हम ब्रोंकियोल्स कह देते हैं। इस टर्मिनल जो होता है ब्रोंकियोल्स का, उसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे एल्वुलाई कहते हैं ना, उसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। और ये चीज मैंने बताई थी, ट्रैकिया पे सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, जिसे हाइयोइड बोन या हाईलाइन कार्टिलेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एल्वुलाई किस कोशिकाओं से बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस कोशिकाओं, सिंपल स्क्वैमस सेल से ये बेटा बनी होती हैं, है ना। इसी के अंदर जाकर हवा भर जाती है। ठीक है, और ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ज्यादा से ज्यादा हवा भरने के लिए फेफड़े में। वैसे हमारे फेफड़े की जो टोटल लंग कैपेसिटी है, जिसे TLC कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स, है ना, वो 6000 ml है। मतलब 6 लीटर हवा हमारे फेफड़ों में भर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं भाई। तो जो एल्वुलाई होती हैं, जो कूपिकाएं होती हैं, ठीक है, ये बेसिकली ब्लड कैपिलरीज से घिरी होती है ना, जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनसे बेसिकली। तो दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज से बेटा, ब्लड कैपिलरीज से घिरी होती हैं। तो जैसे यहां तक हवा आई, एयर आया, ठीक है, तो एयर में जो भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस एयर में से सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाएगी, और ऑक्सीजन से CO2 कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सारी चीजें ब्लड में थोड़ी ना जाएंगी बेटा, जब हवा में तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो एयर से सिर्फ ऑक्सीजन ही ब्लड कैपिलरीज में जाती है, CO2 इधर आ जाती है। ठीक है, सो एयर जो है एंटर होता है लंग्स तक, किस तरीके से एंटर होता है इसको जरा एक बार और देख लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, जैसे हमने हवा को अंदर लिया, फिर माउथ, नोज और नेजल चैम्बर के थ्रू, जैसे कुछ मुंह के रास्ते भी जाती है। ठीक है, फिर आपका लैरिंग्स में गया, ग्लॉटिस में, जैसे एपिग्लॉटिस कह रहे हैं, है ना, ट्रैकिया में गया। ठीक है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकियोल्स में, और लास्ट में एल्वुलाई में गया। तो इस तरीके से हवा जो है अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से बाहर आ जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारे फेफड़ों में जो एल्वुलाई की संख्या है, देखो भाई, 300 से 400 मिलियन है ना, विद अ सरफेस एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर जो है, 100 मीटर स्क्वायर आप कह सकते हो, सरफेस एरिया कवर करती है। अब इतना बड़ा तो हमारा शरीर ही नहीं है, 100 स्क्वायर मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा एल्वुलाई हैं, 300 से 400 मिलियन, कि 100 स्क्वायर मीटर अगर इनको सिंपल ऐसी बिछा दिया जाए एक एक करके, तो 100 स्क्वायर मीटर का एरिया ये बेटा कवर करेंगी। ठीक है, सरफेक्टेंट एक लिपिड सरफेस होता है ना। लिपिड जो होता है, लिपिड इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फैट। लिपिड क्या होता है, इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फैट, है ना। लिपिड इज अ लिपिड सरफेस टेंशन लोअरिंग एजेंट विच प्रिवेंट्स एल्वुलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना। तो सरफेक्टेंट एक लिपिड होता है जो सरफेस टेंशन को कम करता है, सरफेस टेंशन लोअरिंग एजेंट होता है। मतलब सरफेक्टेंट, अगर क्वेश्चन है सरफेक्टेंट क्या है, एक तो एक लिपिड है। लिपिड क्या होता है, एक फैट का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो सरफेक्टेंट क्या करता है बेटा, सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को। अब देखो बायो में भी फिजिक्स यूज होती है। सरफेस टेंशन को बेटा क्या करता है बेटा, सरफेक्टेंट
कम कर देता है ना। अब इससे क्या होगा, अब सरफेस टेंशन क्या होता है उसको जरा समझो। जैसे मान लो कोई लिक्विड है बेटा, तो जो लिक्विड के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो और मॉलिक्यूल्स से अटैच होंगे, जिनको जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं इससे वो नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सरफेस पे एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। अब जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल यहाँ है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा किसी मॉलिक्यूल पर, क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं उनके द्वारा नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के द्वारा उन्हें अपनी तरफ खींचे जाने की वजह से एक सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो जाती है, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेक्टेंट एक लिपिड है जो ये टेंशन को कम कर देता है ना। टेंशन को क्या कर देता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है। अब जैसे सरफेस टेंशन बढ़ जाए तो कोई चीज अगर अंदर से, ये सरफेक्टेंट जो होता है ना एल्वोलाई के अंदर होते हैं, अंदर की सतह पर होते हैं। तो अगर कोई चीज का सरफेस टेंशन बढ़ जाए तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ खिंचता चला जाएगा, उसका एरिया मिनिमाइज हो जाएगा, तो कोलैप्स कर जाएंगे, वो पिचक जाएगा। जैसे गुब्बारे को पिचका दो आप, समझ गए, तो उसमें हवा ही नहीं भर पाएगी, तो रेस्पिरेशन ढंग से नहीं होगा। तो सरफेक्टेंट जो होता है बेसिकली बेटा, ये सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे एल्वोलाई कोलैप्स नहीं करती और रेस्पिरेशन चलता रहता है। तो ये सारी कहानी है बेटा, है ना। तब ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइज द लंग। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई, इनका जो ब्रांचिंग नेटवर्क है यही फेफड़े के अंदर फैला होता है। तो अगर क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट्स फेफड़े के अंदर होते हैं, 3 पार्ट जो हैं ये बेटा फेफड़े के अंदर होते हैं, बाकी सब बाहर है फेफड़े के। जैसे नाक तो बाहर है ही, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब बाहर होते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई, ये 3 चीजें फेफड़े के अंदर होती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में और डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, ठीक है, और चीजें बताएंगे, फेफड़े के बारे में पढ़ाऊंगा बेसिकली, फेफड़ा, लेफ्ट लंग, राइट लंग, साइज, उनके बारे में सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे भाई नेक्स्ट पार्ट में हम चीजों को खत्म कर दें, और नहीं होता तो एक और पार्ट हम बना लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा। पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, ठीक है, सीरीज में चीजों को देखते चलो ताकि चीजें समझ में आती जाएं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चीजें कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद दोस्तों।